सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम करेंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन रिवाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज entire pollen grain is thin continuous layer which is made up of starch, cellulose and pectin or pectin. So our right answer is cellulose and pectin. ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। Let's come to the question number 2, which is grass family member belongs to the monocotyledon and possess one cotyledon and it is called as। अब क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे पूछता है कि जो हमारे पास एक है मोनोकॉटिलीडन जिसके अंदर एक कॉटिलीडन होता है, और यहाँ से हमें डायरेक्ट समझ आता है कि जिसके अंदर एक कॉटिलीडन होता है वो होता है हमारा स्कटलम। अब इसका एक डायग्राम भी दे रखा है, वो भी चैप्टर 1 में है। ग्रास का, ग्रास फैमिली मेंबर है ना, तो उसका डायग्राम हमारा ग्रास का डायग्राम। Next come to our question number 3. Hybrid seeds give high yield, but their characters get segregated in hybrid progeny. So which one of the following is best to prevent segregation of the characters in hybrid? अब क्वेश्चन समझा दी, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सेग्रीगेशन मतलब कि डिवाइड हो जाना या फिर चेंज हो जाना। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जो हमारे हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनमें हाई वैरायटी मतलब हाई यील्ड्स होते हैं, लेकिन उनके करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं अगर उनमें सेग्रीगेशन आ जाता है हाइब्रिड प्रोजेनी में। सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिससे हम सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर दें? सो राइट आंसर विल बी आंसर है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या करता है, होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन ये होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है, विच मीन्स इसकी जो सीड जर्मिनेशन होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। सो अगर हम इस प्रोसेस से हम अपने हाइब्रिड सीड्स को प्रोसेस जर्मिनेट करवाते हैं तो जो हमारे पेरेंटल ट्रेड्स होंगे वो हमारे बिल्कुल एज इट इज सेम रहेंगे जैसे हमारे पेरेंट्स में रहते हैं। सो विच इज एपोमिक्सिस इज द राइट आंसर फॉर द हाइब्रिड सीड्स। Let's come to our question number 4. In normal pregnant women, the amount of total gonadotropin activity was assessed. सो द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वॉज। अब हमसे पूछते हैं जो हमारे प्रेग्नेंट वुमन होती है, जो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन होती है, तो उनको जो टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी होगी वो कैसी होगी? तो यहीं से हमें पता चलता है प्रेग्नेंट वुमेन और टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू HCG। क्योंकि जब नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो प्लेसेंटा जो है वो हमारा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है जो कि बाद में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसाइज करवाता है। नेक्स्ट इज which of the following statement is regarding MTP is correct? So MTP are generally advised during first trimester, which is correct, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमको ये सलाह देते हैं कि अगर आपको MTP अपना चेक करवाना है तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करवाना चाहिए। सेकंड इज इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नो, एंड इट इज ऑलवेज यूज एज सर्जिकल, नो, एंड MTP रिक्वायर असिस्टेंट फॉर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, विच इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो MTP आपको करवाना है तो आपको क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर से ही करवाना चाहिए और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही करवाना चाहिए। वैसे तो MTP इंडिया में बैन हो चुका है एज यू नो फॉर फीमेल फर्टिसाइड्स। ओके, सो राइट आंसर विल बी option D, first and fourth. Okay, now we do our question number 6. In grasses, certain atellix epidermal cells along the veins modify themselves into large, MPT and colorless cell. This is called as, our right answer is bulliform. जो हमारे बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं, जो हमारे MPT होते हैं, कलरलेस होते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करके लार्ज कर देते हैं, क्योंकि ये जब पानी मतलब बारिश होती है तो ये फूल जाते हैं। ओके, our next question is select the correct pathway for the passage of male gametes in frog. What is the correct pathway for the male gamete in frog? So our answer is, right answer is A, testes, vas efferentia, kidney, bile canal, urogenital duct, and cloaca. We come to the next question. Question number 8. Inner membrane foldings of mitochondria are called as very easy. Option C, cristae. Then we come to our next question. Select the incorrect statement from the following regarding the cell membrane. Polar molecule doesn't require carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. ये तो पढ़ने से ही पता चल भाई wrong है. First is wrong. बाकी तो mesosomes is specialized differentiated from the cell membrane correct है. The cell membrane from the membrane of the erythrocyte has approximately 52% of protein and 40% of lipids. This is also correct. So wrong answer is option A. Then we come to the next question. Gum is secondary metabolite of plants which is characterized as, जो gum है वो एक secondary metabolite होता है plants में, तो ये हमारे अंदर आता है हमारे ऑप्शन बी, polymeric substance। अब सो polymeric substance क्या होता है, मतलब जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब कई सारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स मिलके एक polymeric substance बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारा गम है वो भी polymeric substance है बिकॉज गम हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है। ओके, Then we come to our next question, question number 11. Identify the incorrect pair of protein and their function. इससे बोला है जो इनकरेक्ट पेयर है ऑफ प्रोटीन, मतलब हमें क्वेश्चन पहले बता रहे कि हमारा जो आंसर है वो प्रोटीन के अंदर आएगा। सो जो हमारा GLUT4 है वो एक एंजाइम है विच इज अ रॉन्ग आंसर, which means GLUT4 is the incorrect pair. Because collagen is the intercellular ground substance, which is right. Antibody fights with infectious agent, which is also right. And receptor is sensory reception. Then we come to the next question, question number 12. Appearance of recombination nodules are seen in patchwork. So patchwork में हम अपने recombinant nodules को देखते हैं. Then come to our next question. Which one has the Kranz anatomy? The sorghum has the Kranz anatomy. Then we come to our next question.
इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच स्टेप प्रोड्यूस मोर एटीपी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी। मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेप होता है ग्लूकोज में, तो कौन से स्टेप में सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एटीपी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं फ्रॉम द एटीपी। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct sequence of electron acceptor in ATP synthesis is, our right answer is C. Then which of the following plants show plasticity? So इन चारों में से कौन से प्लांट्स प्लास्टिसिटी शो करते हैं। अब प्लास्टिसिटी मीन्स वो प्लांट्स जो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को चेंज कर ले, मतलब अडाप्ट हो जाते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो राइट आंसर इज कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। तो जो कॉटन कोरिएंडर होता है वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लीव्स जो होती हैं और अपना ग्रोथ स्टाइल वो चेंज कर देते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ इवेंट इन विच टेक प्लेस इन रेस्पिरेशन। सो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस दे रखे हैं जिनको हमें सीरीज में बताना है, लाइक कंप्लीट स्टार्टिंग सीरीज में। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। मतलब सबसे पहले जो हमारी गैसेस होती है एल्वियोलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होती हैं, देन जो गैसेस होती है वो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, एंड आफ्टर दैट पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब जो हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन है उससे हमारी जो एयर होती है वो अंदर आती है और जो हमारी CO2 है वो बाहर चली जाती है। देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर जो हमारा ऑक्सीजन होता है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनके बीच में डिफ्यूजन होता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। Select the favorable condition required for the dissociation of oxygen and the oxyhemoglobin at the tissue। मतलब कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी जब ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा टिश्यूज में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, PO2 is low, then high CO2, and after that high hydrogen concentration and the higher temperature. The next question is, under critical condition, patient with unknown blood groups need blood transfusion from the donors. Identify who can be the donor from the given blood groups. Means एक critical condition है, आपको से पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता, लेकिन आपको उसको ब्लड देना है, तो कौन से डोनर से ब्लड लोगे। सो हमारे जो आपने पढ़ा होगा जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर वो है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ। Next come to another question. Which of the following is deemed to be the vital in the development of seed habit? Our options are heterospory, dependent sporophyte, free living gametophyte and heterotonic life cycle. So answer will be heterospory. Why heterospory? इससे क्वेश्चन से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाइटल डेवलपमेंट होगा फॉर सीड हैबिटेट। तो जब सीड जर्मिनेट करता है और बढ़ता है तो वो अपने एनवायरमेंट अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है जर्मिनेशन के लिए। सो हेटेरोस्पोरी ही है जिसमें आप जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो सीड्स होते हैं वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The phylum in which adult exhibit radial symmetry and larvae exhibit bilateral symmetry. So ये तो बहुत इजी, मतलब ऐसा कौन सा फाइलम होता है जिसके अंदर हमारी रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वास के पास हमारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। सो आंसर विल बी Echinodermata. In which of the type of vascular bundles are xylem and the phloem situated at the same radius, which is commonly seen in stem and leaves? मतलब कौन से टाइप के वस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे सिचुएटेड होते हैं, जो कि हमारे स्टेम्स और लीव्स में देखा गया है। सो आवर राइट आंसर इज conjoint. In Lac-Operon, the gene product of LAC-A gene is answer B, translitase. Then we have question 25. The association of histone H1 with the nucleosome indicate. तो मतलब जो हमारा association होता है इसका histone H1 का वो nucleosome के साथ indicate क्या करता है? This is very easy answer. DNA is condensed into chromatin fibers. Next question is, arrange the following events of meiosis in a correct sequence. Option A, crossing over, then synapse, transmutation of chiasmata, or disappearance of nucleus. So the right answer will be option B, synapse, then crossing over after the termination of the chiasmata, and then disappearing of the nucleolus. Then we come to the next question. The root and the shoot apex of a plant represent which of the following growth? Our next question is, the root and the shoot apex of the plant represent which phase of the growth? मतलब root and the shoot apex of the plant होते हैं वो growth में क्या show करते हैं, मतलब growth time पे क्या show करते हैं? This is also very easy. Option C, meristematic. So जो meristematic phase होता है हमारे growth का उसमें हमारे root और shoot हमारे plant में represent होते हैं. Next question is, compared to those of the humans, erythrocytes in the frogs are न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन। अगर हम ह्यूमन से अगर हम फ्रॉग्स एरिथ्रोसाइट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास भी न्यूक्लिएटेड है और उनके पास भी हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन टू बी द एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट सेल एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट्स। जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन वी कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट वन, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। सो हमसे क्वेश्चन पूछे कि जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो किससे मिलते हैं। सो आंसर इज रेटिना ऑफ द आई। सो रेटिना ऑफ द आई के अंदर हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमने क्लास 11 और क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया है इन एमसीक्यूज भी, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज कमेंट मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर नाउ बाय, स्टे ट्यून्ड।